हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो है सो आपके 19 जुलाई का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है सो आपका हमने पहला करंट अफेयर्स आपके लिए लाया है, वह सेशन से रिलेटेड है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है सो मोदी जी ने विश किया है कि इस बार का सेशन काफ़ी कंस्ट्रक्टिव होगा और जो है सो अच्छा होगा, और जो भी इशू है उसको प्रॉपरली डिस्कस किया जाएगा और ये पब्लिक मैटर से रिलेटेड ही मैटर को उठाया जाएगा और ये सब चीज़ें ठीक है। हमको जो जानना है हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब सेशन चल रहा है तो इस टाइम पे अगर कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करेगा तो उसके माइंड में रहेगा कि चलो एक पार्लियामेंट से क्वेश्चन डाल देते हैं, सेशन चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन सेटर होते हैं वो क्या है कि न्यूज पढ़ते रहते हैं, तो उनको जो सामने टिक करता है वो उसके दिमाग में रहता है, वो ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो सेशन क्या होता है? सेशन का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट में जो डिस्कशन होता है ना, तो एक्चुअल में जो पार्लियामेंट के कुछ दिन के लिए डिस्कशन होता है किसी भी मैटर पे, किसी भी बिल पे, तो उसको हम लोग सेशन बोलते हैं, ठीक है। सेशन का मतलब कुछ नहीं है कि सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए किसी पार्टिकुलर बिल पे, मैटर पे, जो भी पेंडिंग मैटर है उस पर डिस्कस हो, लेजिस्लेशन हो या इंपॉर्टेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट इशू सुना जाए, उसको सेशन बोलते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब सेशन जो है सो जनरली जो सेशन बुलाने का अधिकार है या नहीं बुलाने का अधिकार है वो प्रेसिडेंट के पास में है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि जो है सो नोटिस देते हैं, लेकिन इसके दो सेशन के बीच का गैप 6 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज को इंपॉर्टेंट समझना चाहिए। तो प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस से काम करते हैं? तो मोदी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एड एंड एडवाइस से काम करते हैं, मतलब जो प्रधानमंत्री है और जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर है उसके एड एंड एडवाइस से काम करते हैं। तो मोदी जी पहले लेटर देंगे प्रेसिडेंट को, अब प्रेसिडेंट जो है सो फिर क्या करेंगे कि नोटिस जारी करेंगे कि हाँ जी ये सेशन बुलाया जाए। तो अभी जो चल रहा है वो मानसून सेशन चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में फिर विंटर सेशन आएगा। विंटर सेशन सबसे छोटा सेशन होता है, नवंबर से मतलब 1 या 2 महीने का होता है, और सबसे लंबा बजट सेशन होता है, ठीक है। तो बजट सेशन जो होता है आपका, ये फरवरी से लेकर के आपका मई तक चलता है पहले। अब क्या है, चेंज हो गया है। अब क्या है कि इसको क्या करते हैं कि हम लोग जनवरी से लेकर के और अप्रैल मतलब 31 मार्च तक कंप्लीट कर लेते हैं। एक्चुअल में ये फरवरी से लेकर मई तक जो है ये अंग्रेजों के जमाने का सेटिंग है, वहां उनके जैसा सिस्टम चल रहा था वैसा किए। उसके बाद जब मोदी जी आए तो इन्होंने क्या किया कि एक कमिटी सेटअप किया। कमिटी जो शायद मिखाइल ऐसा कुछ उनका नाम था, मैं एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे तो गूगल कर लीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि जो अपना फसल का जो एक्चुअल में अपना मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर पे इकोनॉमी डिपेंड करती है, इंडियन की इकोनॉमी एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी है। तो एग्रीकल्चर के सीजन के हिसाब से पूरे स्टेट का और पार्लियामेंट का बजट सेशन होना चाहिए। लेकिन स्टेट वाले बोले कि नहीं हम तो ऐसा करेंगे ही नहीं। तो वो तो हर चीज का जो है पॉलिटिसाइज करना है, तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने किया। इसका फायदा ये हुआ कि देखिए आपका जो है सो अगर मान लीजिए कि जो है सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है सरकार को, तो बिना पार्लियामेंट के परमिशन के आप निकाल ही नहीं सकते हैं, चाहे जिस तरह से निकालें। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ता है कि अब मान लीजिए कि हमारा जो है ये सेशन चल गया मई तक, लेकिन आपका जो है पिछला वाला जो बजट पास हुआ था वो जो है सो मई से मतलब कि मार्च से लेकर के, ठीक है, मार्च से मार्च तक है, तो 31 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। अब पैसा निकालना है तो सरकार को पहले बोलना पड़ेगा पार्लियामेंट को, भैया पैसा देना है जल्दी से जल्दी, एक वोट एंड अकाउंट या कुछ भी ऐसा पास करो ताकि हमें पैसा मिल जाए वहां से। तो सरकार को हर बार जो से अलग से एस्टिमेटेड पैसा के लिए एक बिल पास कराना पड़ता था पार्लियामेंट से कि लमसम अमाउंट हमें 2 महीने के लिए दे दियो। तो अब क्या है कि अब ये बोला कि नहीं, ये झंझट ही खत्म करो, हमें फरवरी से लेके 31 मार्च तक बजट सेशन को खत्म कर दो, तो कि 31 मार्च के बाद नया सेशन जब शुरू हो तब तक हमारे हाथ में पैसा आ जाए। तो सरकार ने जो है बजट सेशन में अब चेंज कर दिया है, अब जनवरी से लेकर के आपका 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब ये कहा है कि देखो बुक में लिखा है आज भी, तो जो एग्जामिनर है कहीं जो है सो अपडेटेड नहीं है तो लफड़ा करते हैं, इसलिए हमने लिख दिया। लेकिन अगर आपका जो है सो आपका फरवरी से लेकर के या जनवरी से लेके 31 मार्च तक आए तो भी आपको मान लेना है, क्योंकि 31 मार्च को प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है और उसमें नेक्स्ट दूसरा वोट एंड अकाउंट है उसकी जरूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा हमको सीएफआई से पैसा निकालने के लिए। मानसून सेशन जो है सो जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है, ठीक है। और जो है सो विंटर सेशन जो है सो नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। ये क्लियर हो गया। अब क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जो भी बिल पेंडिंग रहते हैं ज्वाइंट सेशन होता है, बाकी जितनी भी सारी चीजें होती है इसी के बीच में होती है, ठीक है। और जब अब जैसे आपका लोकसभा अगर मतलब खत्म हो जाता है तो कौन सा बिल पेंडिंग है कौन सा नहीं पेंडिंग है और वो रहेगा कि जाएगा। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि जो है एक होता है कि सेशन खत्म होना, तो जो भी रिजोल्यूशन वगैरह है, जो भी पिटीशन वगैरह है वो खत्म हो जाता है। लेकिन बिल पेंडिंग है वो कब खत्म होगा? मान लीजिए कि हमने पार्लियामेंट से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है, मान लीजिए कि हमने पार्लियामेंट से बिल को ओरिजिनेट किया है। एक तो हो गया कि जो है सो लोकसभा हो गया और एक हो गया राज्यसभा हो गया, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी यही चीज लागू होता है। यहाँ से देखो, यहाँ से बिल इनिशिएट हुआ और क्या हुआ कि ये गया राज्यसभा के पास में और इसके पास पेंडिंग है।
और तब तक ये डिजॉल्व हो गया, तो जब यहाँ से फिर लौटा के तो इसी के पास आएगा, फिर यही तो प्रेसिडेंट के पास भेजेगा ना, तब ये बचा ही नहीं तो ये बिल भी खत्म हो जाएगा। पहला चीज ये है। दूसरा चीज ये है कि यहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ से जनरेट हुआ बिल और यहाँ पेंडिंग है और यही खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया तो ये बिल भी खत्म हो जाएगा। फिर से नया जब पार्लियामेंट आएगा, नया लोकसभा आएगा, मतलब कि नया जो है सो आपका एमपी चुन करके आएंगे, नया सरकार बनेगी तो उसको रख सकते हो। तीसरा चीज है, अब इन दोनों ने पास कर दिया है और प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है तो वो नहीं खत्म होगा, क्योंकि दोनों ने पास कर दिया है तो प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है तो वो खत्म नहीं होगा। या तो प्रेसिडेंट पास करेंगे नहीं तो रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे तो फिर से उसको सुना जाएगा। तीसरा चीज ये है कि मान लीजिए ज्वाइंट सिटिंग वाला है, प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया है तो वो भी नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो इस चीज का इंपॉर्टेंट इश्यू को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद में है आपका जो है अभी बंबई में 31 लोग मर गए लैंडस्लाइड से। ठीक है, तो लैंडस्लाइड क्यों होता है, लैंडस्लाइड होने का जो कारण है ना वो इंपॉर्टेंट है, समझिए। लैंडस्लाइड क्या होता है, हम थोड़ा सा इसको मिटा दें इधर से तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि हमें जो है सो चीजों के बहुत सारे आंकड़े में नहीं फंसना है, जो एकदम क्रिस्टल क्लियर माइंड में रखना है कंसेप्ट, बस हो गया, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो लैंडस्लाइड क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है आपका, ठीक है, ये बीच में जो मैदान हो गया, फिर ये पहाड़ होगा। जनरली पहाड़ का नेचर यही होता है, ठीक है, जैसे आप फोल्डेड माउंटेन की बात करेंगे तो ऐसे ही होता है। तो क्या होता है कि आपका कि मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं। अब यहाँ पे पहाड़ पे यहाँ पानी होगा तो ये पानी तो ऐसे ही आएगा ना। तो अब क्या होता है, पानी सीधे नहीं आएगा, कई बार ऐसा होता है कि ये नीचे से आने लगता है। जब जो नीचे से पानी आ रहा है, क्यों, क्योंकि चूना पत्थर का अगर पहाड़ है तो चूना पत्थर पानी से पिघलेगा, रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके ये पूरे जो है मटेरियल यहाँ पे है और ये पानी जो है ऐसे आने लगा। तो एक टाइम के बाद में ये पूरा बेस ही खत्म हो जाएगा, तो ये जाहिर सी बात है नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो या तो इसका कॉज ये है कि एक तो हाइट पे है, दूसरा चीज यहाँ पे पानी हो रहा है, तीसरा चीज है कि ये पेड़ का पकड़ कम हो गया, पेड़ की कटाई हो गई। ठीक है, चौथा चीज है कि ये चूना चूना पत्थर का अगर बना है तो ये लैंडस्लाइड होता है। तो आपका कॉज यही है कि ट्री कट हो जाए, या जो वेदरिंग और इरोजन, देखो वेदरिंग अलग चीज होता है, इरोजन अलग चीज होता है, इस चीज को समझना चाहिए। वेदरिंग का मतलब अपने जगह पे टूट फूट जाना, इरोजन का मतलब कि जो है जो टूटा हुआ है वो मटेरियल जा रहा है और रास्ते में फिर दूसरे को तोड़ते हुए भी जा रहा है। समझ रहे हो बात को। तो वेदरिंग और इरोजन दोनों अलग अलग चीजें, जब लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। वेदरिंग का मतलब अपने जगह पे टूट फूट जाना, जैसे हमने मारा बोर्ड को, यहीं टूट गया, खत्म हो गया, लेकिन हमने मारा बोर्ड को, टूटा और नीचे गिर गया, जब गिरने लगा तो नीचे इससे टकरा गया ना, तो ये इरोजन हो गया कि जा रहा है और तोड़ते हुए भी जा रहा है। समझ रहे हो ना, तो डिस्ट्रक्शन का चीज है। उसके बाद में हाइट, हमने आपको बता दिया हाइट। उसके बाद में लूज रॉक स्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है कि जब ये चूना पत्थर का होगा जल्दी से जल्दी लैंडस्लाइड होगा, जितना वीक स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा लैंडस्लाइड होगा। तो आप देखिए कि हिमालयन रीजन में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होता है, लेकिन आप पेनिनसुलर इंडिया में उतना नहीं होता जितना हिमालय रीजन में। तो उनका हाइट भी ज्यादा है और मटेरियल जो है सो वो क्या है, वो लूज मटेरियल के बने हैं, वो क्या है कि अवसादी चट्टान है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा ऐसा होता है, सेडिमेंट्री रॉक है। कॉज आपका ट्रिगर बता दिए हमने, ये हो गया। उसके बाद में इंटरवेंशन देखिए, ह्यूमन का हो गया, दूसरा नेचर का होगा। अच्छा एक चीज और है, ये वेदरिंग जो होता है ना, वेदरिंग का कॉज क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो है सो आपका आइस हो गया, ये कॉज है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो आपका इंटरवेंशन एक तो ह्यूमन होता है कि आदमी क्या करता है कि लगातार घर बना रहा है, इधर घर बना रहा है बिना रिटेंशन वाल, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो भी इसमें जो है दिक्कत हो सकती है। दूसरा चीज है कि पेड़ की कटाई अंधाधुंध चालू हो गया, तो पेड़ की पकड़ जड़ सूख जाएगी तो लूज हो जाएगा, जाहिर सी बात है लैंडस्लाइड चालू हो जाएगा। नेचुरल, नेचुरल में जो है आपका अचानक से बहुत ज्यादा बर्फबारी हो गया, अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो गया, अचानक से बादल फट गए तो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में लोकेशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो देखो, इंडिया में हिमालयन रीजन हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया, यह गारो खासी जयंतिया हो गया, ये जो है आपका इधर मिकिर और रेगमा हो गया। ठीक है, और डफलामिरी अगोर विश्व शिवालिक की पहाड़ियां हो गई। उसके बाद में सिक्किम हो गया, ये ईस्टर्न रीजन में कम है क्योंकि पहाड़ों को जो है नदियों ने काट दिया है। अब यहाँ पे वेस्टर्न रीजन में सबसे ज्यादा होता है, इधर अरावली पहाड़ी पे भी हो जाएगा जिसकी हाइट ठीक ठाक है। तो अब यहाँ पे जो है इधर होता है, इधर होता है, लेकिन इधर कम होगा और इधर ज्यादा होगा, इसकी हाइट भी ज्यादा है और यहाँ पे जो है सो मौसम ज्यादा एक्टिव रहता है, बर्फबारी होती रहती है, नहीं तो पानी होता रहता है। ठीक है, अच्छा वर्ल्ड में कहाँ है, तो ये वाला जो है सो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पार्ट है, साउथ अमेरिका का ये वाला पार्ट है, उसके बाद में इधर ये वाला हो गया। तो आप जैसे जहां जहां पहाड़ है ना उसके हिसाब से इसको आप वो कर सकते हो, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, एल्पस हो गया। ठीक है, तो ये जितना भी पहाड़ी वाला इलाका वहां होता है। अब प्रोसेस ऑफ द लैंडस्लाइड हमने आपको यहाँ पे बता ही दिया है, तो इसमें इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा की नहीं जरूरत है, और हमने जितना बताया उसमें बेंच आप आराम से लिख सकते हो, ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका मिड डे मील स्कीम। अभी क्या है कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें जो है इसका बेनिफिट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कि आपका जो है सो इसमें अभी जो है सो इसके बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हैं मिड डे मील स्कीम का। तो बेनिफिट क्या है कि जैसो आपका
एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज कर गया, ठीक है, पहला चीज है। उसके बाद में जो है सो लड़कियों में हेल्थ के अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। और दूसरा चीज है कि एजुकेशन में अभी जो है सो पार्टिसिपेशन बढ़ा है लड़कियों में स्पेशली, ठीक है। और चौथा चीज ये है कि जो है सो क्या बोलते हैं आपका, एक तो इनरोलमेंट रेशियो हो गया, हेल्थ भी इम्प्रूव किया है और एजुकेशन भी बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद में जो है सो आपका चाइल्ड लेबर भी घटा है। तो आप देखो इस तरह से जो है चाइल्ड लेबर भी घटा है, तो ये जो है सो इसके पॉजिटिव आउटकम है, ठीक है। इस तरह से दसों इसके बेनिफिट हो सकते हैं, हजारों मतलब कि बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके, ठीक है। तो बट ये स्कीम क्या है वो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि ये मेंस के पॉइंट है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द मिड डे मील स्कीम, बट actually we want to know that what is the what is inclusion of this scheme, इस स्कीम में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है और कैसे जो है ये बेनिफिट पहुंचा रही है, हम ये देखना है। तो इसमें जो है सो पहला चीज तो एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पहले था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब हो गया है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री इसका रन कर रहा है और इसमें जो है सो डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है सो इसको फाइनली देखता है। मिनिस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें से यह जो है डिपार्टमेंट आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इसको देख रहा है, ठीक है। इस स्कीम को 1995 में लॉन्च किया गया। देखो फायदा क्या है कि बच्चे, आप तो शहरों की बात अलग है, शहरों में तो आजकल स्कूल में स्विमिंग पूल और पता नहीं क्या क्या होता है, गाँव में स्कूल ही नहीं है, स्कूल है तो टीचर ही नहीं है, टीचर है तो बच्चे ही नहीं है। अब बच्चे क्या है, गरीब बच्चे हैं तो अपना मजदूरी करने चले जाते हैं जबरदस्ती में, तो अब उनको जो है बढ़िया खाना का लालच दे के बुलाया गया कि भैया तुम आओ यहाँ खाना भी खाओ पढ़ो भी, ठीक है। एक बढ़िया प्रेजेंट माहौल बनाया गया। और दूसरा चीज है कि कास्ट इनइक्वालिटी, जनरली क्या है कि एक न्यूज आया था गोपालगंज में, तो वहां पे क्या है कि जो ऑफिसर थे, वहां के कलेक्टर साहब थे, वो गए थे स्कूल में मिड डे मील, और बनाने वाली जो एक्चुअल में इसको बनाने के लिए भी तो लोग चाहिए, 2-3 लोग औरतें बनाती हैं तो उनको भी रोजगार मिलता है। अच्छा दूसरा चीज है कि सोशल इंक्लूजन होता है। सोशल मतलब कि सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है ना इंडिया में बकवास है, तो उस कास्ट सिस्टम में भी अपर नीचे वाले लोग बच्चे बैठ के खाते हैं, दोस्त यारी रहती है, बनाने वाली कुक हो सकता है कि लोअर कास्ट की होगी, तो जब लोअर कास्ट की कुक है, बच्चे भी अप एंड डाउन वाले साथ में बैठ के खा रहे हैं, तो एक सोशल इंक्लूजन, एक बढ़िया फ्रेंडशिप माहौल बनेगा। बट क्या है कि ये कहीं कहीं पे लोग लागू नहीं होने देते हैं, जिनका विचार जो सर गया है ना, जो भारत को बर्बाद करने की तो कोशिश करते हैं, बहुत दिन से कोशिश करते आ रहे हैं कि हम बड़े हैं, हमारा जात भरा है, वो लोग बर्बाद कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि वो इस समाज के लिए जो है सो सर रहे हैं, समाज को सरा रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को। तो वैसे लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, लंच इसको 1995 में किया गया। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या हुआ? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब यह हुआ कि इसमें स्टेट भी फंड देगा और सेंट्रल भी फंड देगा, वो भले 50-50 हो, 60-40 हो, 70-30 हो, 90-10 हो, डजेंट मैटर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अगर कहीं कोई पूछ देता है तो इसका मतलब आप ये बताना कि जो है इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों कंट्रीब्यूशन होगा। सेंट्रली सेक्टर स्कीम का मतलब कि सिर्फ सेंट्रल सेक्टर, मतलब कि सेंट्रल ही उसमें फंड डालेगा, स्टेट को उससे मतलब नहीं है। इस चीज को क्लियर कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद में जैसे इसमें जो है 6 से 14 साल के बच्चों को जो है इंक्लूड किया गया है, क्लास जो है पहला से लेकर क्लास 8वां तक इंक्लूड किया गया, ठीक है। और इसमें जो है हॉट कुक मील दिया जाता है। अब सोचो कि बच्चे बोलते हैं ना भगवान के रूप होते हैं, जो शास्त्र में लिखा है, हम अगर हिंदू ट्रेडिशन रिलीजन को मानते हैं तो बोलते हैं कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं। इतने बदमाश लोग हैं कि इसके पैसे इन बच्चों के जो खाने के सामान आते हैं वो भी बेच खाते हैं, और वो अपने बच्चों के लिए, बताओ कि उनका भविष्य कितना सही होगा, और जो बच्चों को बेच खाए उनका भविष्य क्या होगा। तो समाज जो है हमारा सर गल गया है, उसको जो है हमें सुधारने की जरूरत है। क्योंकि आज आप देखो दयानंद सरस्वती से लेकर के राजा राम मोहन से लेकर स्वामी विवेकानंद, जिसकी हम चर्चा करते हैं, महात्मा बुद्ध से लेकर जितने लोग बड़े लोग हैं, उनका कभी भी सोशल एक्सक्लूजन की बात नहीं होती, सोशल इंक्लूजन की बात होती है। सब बराबर वाली भाव होना चाहिए, लेकिन लोग में तो ऐसा है नहीं आज की डेट में, ठीक है। उसमें जो है अब इसमें देखो, अब 2 कैटेगरी है। एक तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक जो है 450 ग्राम और 12 ग्राम प्रोटीन है। तो 400, क्योंकि इनकी एज कम है तो इतने ही की जरूरत है। दूसरा चीज है कि 6ठा से लेकर के 8वां के बीच में 700 ग्राम और 20 ग्राम प्रोटीन। अब क्या है कि जनरली लड़कों और लड़कियों में जो गांव में होते हैं ना औरतें, लड़के लड़की और औरतें जो है वो माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। और हमें लगता है 60-70%, कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया था, इवन दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, कि कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया था कि बहुत सारे बच्चे जो है एनेमिक हैं, मतलब उनको आयरन की कमी है। तो अगर ये चीजें उनको दी जाएगी तो उनकी जो है स्थिति और इम्प्रूव होगी। और इसी कारण जो है सब ये न्यूज में है। उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल, अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन अगर आ जाता है कि सिर्फ सरकारी स्कूल में ही दिया जाएगा, तो आपके दिमाग में रहेगा हाँ भाई सरकारी स्कूल में दिया जाएगा, गवर्नमेंट के स्कूल में प्राइवेट नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल के साथ में सरकार जिस स्कूल को मदद कर रही है, जैसे मदरसा हो गया, या फिर जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत में जितने भी स्कूल आते हैं वहां भी ये स्कीम रन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में
कवर अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में एक एक्ट आया था कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ये राइट है हमारा कि हमें जो है सो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि हमें जीने का हक है, तो खाने का भी तो हक है, वो भी तो फंडामेंटल राइट में आता है, तो इसलिए इसको लिया आएगा। ठीक है, तो यहाँ राइट टू फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में इसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, अब दो चीज है, एक स्टंटिंग है और दूसरा जो है सो वेस्टिंग है, इसको देखना आप। तो आप वेस्टिंग का मतलब वेट से समझना आप। ठीक है, स्टंटिंग का मतलब छोटा हो गया, स्टंट छोटा है। तो अब मान लीजिए कि हाइट सॉरी एज बढ़ गया, एज तो बढ़ गया, हमारा मान लो 20 साल के हो गए, हम इतना ही बढ़े हैं, जैसे हम भी एक स्टंटिंग के शिकार है। ठीक है, तो आपका जो है सो एज तो बढ़ गया लेकिन हाइट नहीं बढ़ा। ठीक है, लो हाइट है, तो ये स्टंट हो गए। और वेस्टिंग का मतलब वेट, लो वेट है, हाइट के अगेंस्ट में वेट क्या है, लो है। तो इसमें दो चीज है, देखो स्टंटिंग में हाइट छोटा होना, वेस्टिंग में वेट कम होगा, लेकिन जो बेस है दोनों का अलग है, इस चीज को समझना है। स्टंटिंग मतलब एज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वेस्टिंग मतलब हाइट की बात कर रहे हैं। बॉडी मास इंडेक्स अपन समझते हैं ना, तो आपका हाइट कितना है, अब बोन की डेंसिटी कितना है, समझ रहे हो ना, तो वो लो वेट है तो वेस्टिंग हो गया। हाइट क्या है देखना यार, हाइट, ये हाइट में जो है सो वेट कम है। ठीक है, और यहाँ एज में जो है सो आपका हाइट कम है, तो ए एच और ये जो है सो डब्ल्यू जो है सो आपका डब्ल्यू एच, इसको याद रखना ना। स्टंटिंग में ए एच है, ठीक है, एज और हाइट का रिलेशन है। वेस्टिंग में जो है सो आपका क्या है, वेट और हाइट का रिलेशन है, ऐसे रख लेना। ठीक है, ए एच और डब्ल्यू एच, वेस्ट हाइट और यहाँ पे एज हाइट। हाइट एक्चुअल में एक चीज और है कि आपका जो हाइट दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसमें जो है सो हाइट का लो हाइट है, इसमें जो लो वेट है, लेकिन हाइट दोनों में क्या है, कॉमन है। तो याद करने का एक तरीका है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो एक पेगासस एस्पाईवेयर के बारे में है। तो पेगासस एस्पाईवेयर कुछ नहीं है, मान लीजिए आपका फोन है, तो उसमें जो है सो एक मैसेज आएगा, आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा और उसके बाद में आपका डेटा जो है सो ऑटोमेटिकली जो है सामने वाला जिसने वो सॉफ्टवेयर आपको भेजा है वो एक्सेस करने लगेगा। एक सॉफ्टवेयर है और कुछ नहीं है, ये आपका डेटा को चुराता है, फोन को हैक करता है और हर तरीके के डेटा चुरा लेगा। आपका फाइनेंशियल डेटा हो गया या कोई आपका मैसेज है, कोई पिक्चर है, सब कुछ जो है सो फोन को एक्सेस करने लगेगा। तो अभी रिसेंटली राहुल गांधी को इसे टारगेट किया गया था, तो बहुत सारी इसमें चल रही थी। ठीक है, तो ये जो है सो एक्चुअल में डेटा है फ्रॉम मोबाइल फोन से और डेवलप बाय द इजरायली जो है सो साइबर आर्म एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखना है। डेवलप बाय इजरायली साइबर आर्म एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी, एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी। ठीक है, और अभी सिटीजन लैब इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो है क्या सही है क्या गलत है उसको। ठीक है, और थ्रेट ऑफ द डिजिटल इंडिया, और ऐसे होगा तो डिजिटल इंडिया को थ्रेट पहुंचे, क्योंकि हम लोग जो है सो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कल ही अपन जो पढ़ रहे थे, जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है सो भारत नेट को एक्सपांड करना है, गाँव कनेक्ट करना है, वाईफाई देना है। अगर ऐसा होगा और हमारे जो लोग हैं जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं बेचारे, वो अगर फोन की यूज करते हैं, उनके डेटा और फाइनेंशियल हैक जो होता है तो बहुत ज्यादा एक डैमेज होगा और डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है सो ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाएगा। उसके बाद में जो है सो अमेजन जो है सो आपका इमिट CO2, तो देखो ये जो है सो आपका ये जो है सो आपका ये अमेजन रिवर है। ठीक है, अमेजन रिवर है और इधर आकर के जो है सो ये अटलांटिक सागर में गिर रही है। ये जो है साउथ अमेरिका में क्या है कि ये जो है सो आप देखना आपकी जो है सो ये कोंगो हो गया, इधर अफ्रीका में तो कोंगो हो गया, इधर इंडोनेशिया हो गया, ये अमेजन हो गया। ये इक्वेटोरियल रन फॉरेस्ट है और ये 0 डिग्री में है। ठीक है, भूमध्य सागर ये बोलते हैं कि भूमध्य रेखा है, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। तो अब क्या है कि जो है सो अब यहाँ पे क्या होता है कि सालों भर जो है सो यहाँ पे लाइट पड़ती है, बराबर टेम्परेचर रहता है। तो ये समुद्र के क्या होता है, समुद्र से हवाएं जैसे गर्म होकर उठती हैं और एक हाइट पे जा करके जब टेम्परेचर लूज हो जाएगा तो फिर से नीचे गिरेंगी। तो सालों भर यहाँ वर्षा होगा, जब सालों भर वर्षा होगा तो मॉइस्ट कंडीशन बना रहेगा। मतलब कि इसमें जैसे जैसे अपने यहाँ जैसे बारिश होता है, बारिश होने के बाद जैसे अक्टूबर हिट कैसे पढ़ते हैं अपन, बारिश हुआ टेम्परेचर बढ़ा, बारिश हुआ टेम्परेचर हुआ, तो अचानक से मतलब कि आपका वेपोराइजेशन होगा वाटर का और सेचुरेशन लेवल वाटर एयर का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है सो ऑटोमेटिकली एक ह्यूमिड टाइप का एनवायरनमेंट हमेशा रहेगा, आपको उमस हमेशा लगते रहेगा, कपड़ा जल्दी से नहीं सूखेगा। बट यहाँ पे क्या है, जब बारिश होगा तो बहुत सारे जो है सो पेड़ पौधे जीव जंतु आ जाते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही बढ़िया एक बायोडाइवर्सिटी का निर्माण होता है, मतलब जिसमें जो है सो बहुत चीजें उसको इक्विटेबल एनवायरनमेंट है वो अच्छा से ग्रो कर रहा है। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट होता है। तो यही होगा, कोंगो में होगा और इंडोनेशिया में होगा। ठीक है, हम लोग तो यहाँ पे आ जाते हैं इंडिया में हम लोग यहाँ पे हैं। तो अब क्या है, दिक्कत यहाँ पे है कि लोग जो है सो पगला गए हैं, लालच इतना हो गया है कि हम लोग जो है सो इसकी धरती की बहन कौन सी है, विनस है ना, शुक्र है ना, हम लोग इसको ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं। वहां भी CO2 की मात्रा ज्यादा है, यहाँ भी CO2 की मात्रा बढ़ रही है, तो कुछ दिन बाद में विनस बन जाएगी और यहाँ से जनजाति जीवन खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे तेजी से आने से 90 मतलब जब से कॉलोनियलिज्म होगा वो बहुत तेजी से इस फॉरेस्ट को काटा गया लैंड के लिए और जो है सो फॉरेस्ट का लकड़ियों के यूज के लिए
और जानवरों को पकड़ने के लिए, खेती करने के लिए। तो इससे क्या हुआ है कि अब अच्छा फॉरेस्ट काटने के लिए ऐसे फॉरेस्ट काटने का अच्छा आगे लगा दो, आग लगा दिए, तो जितना ये CO2 को कैप्चर कर रहा है उससे ज्यादा इमिट कर रहा है। तो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न हो गया ना अब। तो अमेजन जो है सो CO2 को अब इमिट करने लगा है। जब भी मेंस का आंसर राइटिंग करना है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ लिखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ लिखना है, जरूर आप इसको कोट कीजिए, आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ड्यू टू द फायर और लैंड के क्लियरेंस के कारण जो है CO2 इमिट कर रहा है, क्योंकि फायर हो रहा है, फायर होगा तो जाहिर सी बात है CO2 निकलेगा। जितना ले रहे हैं, एक तो फॉरेस्ट कम हो गया, देखो फॉरेस्ट कम हो गया, और जो बचा उसको और जला रहे हो, तो जो लेने के बजाय वो क्या आपको दे रहा है। ठीक है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, बोलते हैं कि ह्यूज डाइवर्सिटी है, और इसमें अच्छा एक चीज और है, इसमें ये 9 नेशन, साउथ अमेरिका के 9 नेशन कवर करता है। जनरली क्या होता है, लोग अमेजन फॉरेस्ट मतलब ब्राजील को काउंट करके छोड़ देते हैं, लेकिन आपके एक्चुअल में ये क्या है, आपका इधर जो है रॉकीज है, ये एंडीज पर्वत है। तो हवाएं क्या होती है, इधर से जाएगी और ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी, फिर वर्षा होगा। तो ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला, ये जैसे आपका बोलीविया हो गया, ठीक है, बोलीविया आपका ये हो गया, उसके बाद में ब्राजील हो गया, कोलंबिया आपका ये हो गया, उसके बाद में इक्वाडोर हो गया, ठीक है, इक्वाडोर ये हो गया, फ्रेंच गियाना ये हो गया, उसके बाद में जैसे गुयाना उसके बाजू में, और जो है पेरू हो गया, ठीक है, पेरू ये हो गया आपका। तो ये सारा इसी के एरिया में आएगा, ठीक है। उसके बाद सूरीनेम हो गया और वेनेजुएला हो गया, ठीक है। सूरीनेम और वेनेजुएला जो है सो ये सारे जितने भी ये देश है ना, ये इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं अमेजन फॉरेस्ट में। टोटल 9 या 10 देश हैं। तो ये आप ध्यान रखना आप इस चीज को, कि कभी हो सकता है यूपीएससी में पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, ऐसे स्टेट पीएससी में इतना डीप नहीं जाएगा, यूपीएससी में जरूर पूछ देगा कि 4-4 ग्रुप बना के दे देगा और फिर कंफ्यूज कर देगा आपको। तो ये अगर देश याद रहेंगे ना तो काम बन जाएगा, नहीं तो यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका किसान साथी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो आजकल मोदी जी चाह रहे हैं 2022 तक जो हमें डबल इनकम करना है फार्मरों का। तो उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है। उसी में से एक है किसान साथी डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या है कि यह जो है सो आपका इकार के फाउंडेशन डे पे इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च जो है सो, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। तो फाउंडेशन डे पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल करके एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म में क्या है कि बहुत सारे डिजिटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा किसानों को, पर्सनली कनेक्ट किया जाएगा। जैसे आपका जो है किसान विज्ञान केंद्र है, ये पर्सनली जो अगर किसी किसान को दिक्कत है तो पर्सनली कनेक्ट करके बात कर सकते हैं, हाँ भाई ये इसमें आप ये कर सकते हैं, इसमें ऐसा कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि एक तो किसान जैसे डिजिटली कनेक्ट होगा तो उसको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कब कौन सा फसल को बोना है, कब काटना है, क्या मौसम का हाल है, और हमें मार्केट का रेट है। ये सारी चीज जो है सो एक्चुअल में जो है सो पूरे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा एक प्लेटफॉर्म पे। तो फार्मर इजी वे में अवेल करेगा। दिक्कत कहाँ पे है भैया, आपने प्लेटफॉर्म तो बना दिया, फार्मर के पास मोबाइल ऐप है क्या, फार्मर वो चलाना जानता है क्या, देयर इज ए मेन इशू, ठीक है। तो इसलिए जो डिजिटल इंडिया कैंपेन का मेन इशू है कि लोगों को डिजिटली जो है सो आपका लिटरेट बनाना है, डिजिटली मोबाइल का पेनिट्रेशन विलेज लेवल तक ले जाना है, ताकि फार्मर समझ सके और जो है सो इस चीज का यूज कर सके, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ नहीं है, डिजिटल फार्मर को डिजिटली इंपावर करना है, उनको जो है सो लिटरेट करना है कि आप जैसे डिजिटल वे में चीजों को यूज करें ताकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे मिल सके। अफ्रीका ओपन डील क्या है, देखो डेटा फॉर इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसमें जो है सो एक्चुअल में क्या है कि अफ्रीका में जो है सो अफ्रीका एक्चुअल में आप जानते हो अफ्रीका जो है सो अभी उतना डेवलप नहीं है, लिस्ट डेवलप कंट्री में आता है। तो अब टोटल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है सो साउथ अफ्रीका को छोड़ करके मोस्टली कंट्री जो है सो ज्यादा डेवलप नहीं है, सिविल वार होते रहता है, आपने अभी बहुत सारे देखा है। तो उसमें क्या है कि जो है सो वहाँ पे पेड़ों को बहुत तेजी से कटाई किया जा रहा है। तो अब क्या है कि अब एक जो है सो आपका FAO मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, और दूसरा चीज है कि अफ्रीका यूनियन कमीशन ने मिल करके जो है सो डेटा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, और जो इनिशिएटिव लिया गया उसका आउटपुट क्या है, क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए उन्होंने डेटा का एनालिसिस किया है। और उन्होंने बोला है कि 7 बिलियन जो है फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट आउटसाइड में फॉरेस्ट लगाया गया है अफ्रीका में, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि यह जो है सो अफ्रीका ओपन डील किसका इनिशिएटिव है, तो FAO मतलब कि मतलब जो है सो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और अफ्रीकन यूनियन कमीशन का है, ठीक है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव हार्मोनाइज डिजिटल सिस्टम जो है सो कंप्लीट डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस करके पब्लिक के बीच में रखना कि यहाँ कैसा सिचुएशन है, क्या आउटपुट आ रहा है, और फॉरेस्ट रिलेटेड। और फिर जो है जो गवर्नमेंट है जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू ऐड वगैरह जो देना है ना, तो अब आसान हो जाएगा इनके लिए कि हाँ ये अच्छा काम किया तो इनको ऐड दिया जाए, जो अच्छा नहीं किया उनको उसका ऐड नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। थैंक यू आज की इतना पढ़ाने के लिए। बाकी हमारा ये प्रयास है कि जितना भी करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए, कम से कम उसको अच्छे से डिस्कस किया जाए, और जो है सो राइट वे में। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, सारे करंट अफेयर्स जैसे एक बोर्ड का करंट अफेयर्स है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए और रिवाइज हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। एक बार वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए और रिवाइज करते रहिए।
तो ये सबसे आसान तरीका है। ये नहीं कि पूरा द हिंदू को लोग पढ़ दे रहे हैं आजकल के डेट में। आप देखिएगा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो सही तरीका नहीं है। उसमें क्या है कि बच्चों को पूरा द हिंदू को थोड़े उसको करना है। तो आपको क्या करना है कि एक मतलब बढ़िया प्लेटफॉर्म में एक बार सुन लीजिए, और सुनने के बाद में जैसे आप इस पे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, और स्क्रीनशॉट को जो है आप रिवाइज करते रहे, पीडीएफ की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू।